सर्चिंग एजुकेशन के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास में देखेंगे मैथ के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आने वाले रेलवे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37.5% अधिक है। ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या दूसरी से कितने प्रतिशत कम है। एक दशमलव के निकटतम, यानी कि वैल्यू जो पूछा जा रहा है वो लगभग में पूछा जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस प्रश्न को किस तरीके से सॉल्व करते हैं। तीन संख्याएं हैं, तो एक, ये दो और ये तीसरी संख्या। अब क्वेश्चन में बोला गया दो संख्याएं तीसरी से क्रमशः 30% और 37.5% अधिक है, तो तीसरी को हम मान लेते हैं 100। पहली और दूसरी कितनी हो जाएगी 130 और ये हो जाएगा 137.5। ज्ञात कीजिए कि पहली संख्या दूसरी से कितना प्रतिशत कम है, यानी कि अब पहला और दूसरा का काम हो रहा है, तीसरा का काम खत्म। कितना कम है, तो सीधा सीधा दिख रहा है 130 137.5 से 7.5 कम है। और जिसके कंपेयर में पूछा जा रहा है उसको हम नीचे लिख लेंगे। दूसरे से पहला कम है तो दूसरे वाले को नीचे रखेंगे 137.5 और गुने 100। डेसिमल से डेसिमल खत्म। ये 25 का मल्टीपल, ये भी 25 का मल्टीपल। 25 ये 75, 25 पंचे 125। 137 में से 125 घटाइएगा तो 5 7 5 12, यानी कि ये हो जाएगा 125। तो ये हो जाएगा 25 पंचे 125। ये 5 का मल्टीपल, 5 का मल्टीपल, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 20 दिए 60 बटे 11। अब 60 में 11 से डिवाइड करिएगा तो 11 पचे 55, 11 छक 66, ज़्यादा हो रहा है तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। 11 पचे 55, एक ही आंसर दिख रहा है आपको, टिक मारना है, आगे बढ़ना है। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। पूरा क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं। अगला क्वेश्चन है, 20 मार्कर बेचकर एक दुकानदार ने 5 मार्करों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ 20 मार्कर की बात हो रही है। हम पहले क्या करते हैं, एक मार्कर का कुछ मूल्य मान लेते हैं। जैसे एक मार्कर है ना, एक मार्कर का मूल्य मान लेते हैं 1 रुपया। अब 20 मार्कर बेचकर एक दुकानदार, यानी कि 20 मार्कर का मूल्य कितना हो जाएगा 20 रुपया। अब 20 मार्कर बेचा जा रहा है तो ये क्या हो जाएगा एसपी हो जाएगा। 5 मार्करों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ कमा रहा है, यानी कि एक का 1 रुपया तो 5 का, 5 मार्कर का 5 रुपया। और ये क्या है, ये प्रॉफिट है। एसपी पता चल गया, प्रॉफिट पता चल गया, तो सीपी नहीं निकल के आ जाएगा। सीपी कितना हो जाएगा 20 में से 5 गया 15। अब पूछा क्या जा रहा है, उसका लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत होता क्या है, प्रॉफिट बट्टे सीपी। सीपी कितना है, ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। 5 प्रॉफिट 5 है और सीपी 15 है और गुने क्या हो जाएगा 100। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए। 5 दिए 15, 100 में 3 से डिवाइड कीजिएगा तो सीधा सीधा दिख रहा है 33 दशमलव समथिंग। तो 33.1/3% इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो आप देखिए ये सब चीज़ ना 100/3 और 12.5 कुछ परसेंटेज का जो वैल्यू होता है, ये सब आपके टिप्स पे होना चाहिए, तभी आप कैलकुलेशन को थोड़ा सा फास्ट कर पाएंगे। 25 का टेबल आपको पता होना चाहिए, 20 का टेबल, 18 का, 19 का, ये सब एकदम बिल्कुल टिप्स पे होना चाहिए, तभी जा करके कैलकुलेशन को और ईजी आप बना सकते हैं। अदरवाइज आप यहाँ पे लिखेंगे 100, है ना, 100 लिखेंगे, फिर 3 से डिवाइड करेंगे, 3 तिये 9, 1 0, 3 तिये 9, तब तो हो गया। ठीक है, जहाँ पे आवश्यकता पड़ेगी वहाँ पे उसको कैलकुलेट किया जाएगा, बट जहाँ पे आवश्यकता नहीं है वहाँ पे हम थोड़ा सा कोशिश करेंगे पेन का इस्तेमाल कम से कम करें। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 12 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। 5 दिन काम करने के बाद 4 आदमी काम छोड़ देते हैं। शेष आदमी काम पूरा करने में और कितने दिन लेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम टोटल वर्क निकाल लेते हैं। टोटल वर्क क्या होगा, तो देखिए 12 आदमी एक काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं, यानी कि इसका टोटल वर्क क्या होगा 12 टोटल वर्क हो जाएगा 12 गुने 15, 12 15, ये हो जाएगा 180। तो टोटल वर्क निकल के आ गया। क्लियर। अब
5 दिन काम करने के बाद 4 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो 5 दिन का काम कितना होगा? 5 दिन में काम कितना होगा? तो यही अगर 12 आदमी है, 5 दिन में कितना काम करेंगे? 12 गुने 5, 12 पंचे 60 काम। अब देखिए टोटल काम है 180, 60 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम? तो शेष काम बचा होगा कितना? 180 में से 60 घटाइएगा तो 120। अब 120 जो काम है इसे कौन करेगा? शेष आदमी, है ना, क्योंकि 5 दिन काम करने के बाद 4 आदमी काम छोड़ देते हैं, तो 12 में से 4 आदमी काम छोड़ दिए तो कितने बचे? 8 आदमी। अब ये जो शेष काम है, यही तो जो शेष बचे हुए आदमी है वही तो काम करेंगे, तो इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 8 एकम 8, 4 8 पंचे 40, यानी कि शेष आदमी काम पूरा करने में कितना दिन लेंगे? 15 दिन। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ये साधारण सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी 2 वस्तुएं 4000 प्रति वस्तु की दर से बेचता है। एक पर उसे 25% का प्रॉफिट होता है तथा दूसरी पर उसे 25% की हानि होती है। पूरे लेन देन में उसका शुद्ध लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। क्या? जब कहीं अगर आप नोट्स वगैरह बनाते होंगे तो वहां पे आप इसको लिख सकते हैं। जब 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती है और एक पर X% प्रॉफिट और दूसरी पर X% लॉस हो तो हमेशा नेट रिजल्ट होता है। क्या होता है? नेट लॉस होता है। क्या होता है? हमेशा लॉस होगा। ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन है ये फुलफिल होना चाहिए। जब 2 वस्तुएं समान विक्रय मूल्य पर बेची जाती हैं और एक पर X% प्रॉफिट और दूसरी पर X% लॉस हो तो हमेशा नेट रिजल्ट जो होता है वो क्या होता है? नेट लॉस होता है। और क्या होता है? X²/100 कितना का है? 25% का दिख रहा है यहाँ पे, तो 25 से ये हो जाएगा 625/100। 2 जीरो है तो 2 अंक से पहले डेसिमल आ जाएगा और 6.25% का क्या होगा? लॉस होगा। तो अब ऐसे प्रश्न को अगर ये आपको कॉन्सेप्ट पता होगा तो आप बिना पेन चलाए हुए डायरेक्ट आंसर हिट करेंगे। कैसे हिट करेंगे? तो आपको पता है ये जो कंडीशन दिया हुआ है ऊपर में वो फुलफिल हो रहा है। बस आपको क्या करना है? X²/100 करना है। देख लीजिए 25 है या जो भी हो, 30% हो, 25% हो, 15% हो, तो बस उसका स्क्वायर कर दीजिए और 2 अंक से पहले डेसिमल लगा दीजिए। आंसर क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। एक कार पहले घंटे में 299 किलोमीटर और दूसरे घंटे में 73 किलोमीटर की यात्रा करती है ना? पूरी यात्रा के लिए कार की एवरेज स्पीड, औसत गति जो है किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा? तो देखिए एवरेज जो स्पीड होता है वो क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 299 किलोमीटर है और 73 किलोमीटर है, दोनों को जोड़ दीजिए तो 9 3 12, 2 9 7 16, 1 17, 1 2 1 3। टोटल डिस्टेंस जो है किलोमीटर में 372। क्लियर। और समय, एक कार पहले घंटे में और दूसरे घंटे में टोटल टाइम कितना लग रहा है? 2 घंटा। तो बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। 2 एकम 2, 2 अठे 16 और 2 छके 12, यानी कि 186 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं।
एक पाइप एक टैंक को 21 घंटे में भर सकता है। अब देखिए यहाँ पे 21 घंटे में क्या है, ये भर रहा है। दूसरा पाइप भरे हुए टैंक को 63 घंटे में खाली कर सकता है, यानी कि खाली करने का जो है वो 63 घंटा है। अब यहाँ से क्या करेंगे, यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, 21 और 63 दोनों का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाता है 63। क्लियर, दोनों का एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा 21, 21 से ही मल्टीप्लाई करें, 21 दिया 63, 21 कम 21, तो इसका आ जाएगा, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं 21 63, 21 से कम 21, 21 दिया 63, है ना, तो 21 दिया 63। अब 21 दिए 63 3 आ जाएगा, ये हो जाएगा, ये टोटल वर्क हो गया और ये इसकी एफिशिएंसी हो गई, और ये 63 एकम 63। अब देखिए 3 के एफिशिएंसी से भरा जा रहा है और 1 की एफिशिएंसी से खाली हो रहा है, तो टोटल कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया 2। अब पूछा क्या जा रहा है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक का 2/3 भाग, टैंक का 2/3 भाग कितना हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, यानी कि ये हो जाएगा 42। 2/3 भाग जो है कितने समय में, मतलब कितना, मतलब 2/3 भाग भरने में कितना समय लगेगा, तो यहाँ पर 2 निकल के आया है, इसका एफिशिएंसी 2 से डिवाइड कर दीजिए, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि टोटल जो लगेगा टाइम कितना लगेगा 21 घंटा। क्वेश्चन समझ में आया। सबसे पहले यहाँ पे जो भी डेटा दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंग हम टोटल वर्क निकालते हैं, फिर वहाँ से एफिशिएंसी निकालते हैं, ये है टोटल वर्क। अब टोटल वर्क का 2/3 ही पूछा जा रहा है, हम इसमें डिवाइड नहीं करेंगे 2 से, और 2 कहाँ से आया, देखिए ये 3 भरने का है एफिशिएंसी और एक जो है ये खाली करने का एफिशिएंसी है। 3 में से 1 घटाएंगे 2, और 2 की एफिशिएंसी से जो भी है वर्क का 2/3 उससे हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या निकल के आ जाएगा, वो टाइम निकल के आ जाएगा। 2/3 भाग भरने में कितना समय लगा, यानी कि 21 घंटे का समय लगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी ने 54,500 की राशि 8% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश की। 3 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो साधारण सा प्रश्न है, बिल्कुल PRT/100, और उसमें क्या करना है, जो भी ब्याज है और जो मूलधन है उसको जोड़ देंगे तो हमें मिश्रधन निकल के आ जाएगा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को एकदम बिल्कुल जो सिंपल मेथड है उसी से सॉल्व करेंगे। 54,500 गुने 8% और गुने 3, 0 0 0 0 खत्म। ठीक है, अब यहाँ पर मैं अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 8 पंचे 40, 0 4, 8 चौक 32 और 4 36, 3, 8 पंचे 40, 3 43, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 0 0, 3 छक्के 18, है ना, 3 छक्के 18, 1 3 3 9 1 10, 4 3 12 1 13। अब इसमें क्या करना है, ये जो मूलधन है ये तो ब्याज निकला ना, अब मूलधन को ऐड कर लेंगे, 5 4 5 0 0 0 8 5 4 3 7 5 1 67,580, 67,580 ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये साधारण सा प्रश्न था, बस सिंपल PRT/100 पे कैलकुलेट करना है, ये निकल के आ जाएगा ब्याज, और ये हो जाएगा सिंपल इंटरेस्ट, और ये हो जाएगा P। इन दोनों को जोड़िएगा तो ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अतुल और विघ्नेश एक कार्य को अलग अलग करते हुए 10 और 12 दिनों में पूरा करते हैं। ये अतुल है और ये विघ्नेश है। ये 10 दिन में काम खत्म करता है और ये 12 दिन में। तो यहाँ से इसका टोटल वर्क निकल जाएगा 10 और 12 का, 12 60, दोनों का एलसीएम लीजिएगा तो कितना आ जाएगा 60। अतुल और विघ्नेश एक कार्य को अलग अलग करते हुए 10 और 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि विघ्नेश कार्य शुरू करता है तो यहाँ से इसकी एफिशिएंसी निकाल लीजिए। ये टोटल वर्क हो गया 10 छक 60, इसकी 6 एफिशिएंसी हो जाएगी, 12 पंचे 60, इसका 5 एफिशिएंसी हो जाएगा। अब यहाँ बोला जा रहा है यदि विघ्नेश कार्य शुरू करता है, कार्य कहाँ से स्टार्ट होता है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, और वे उसी कार्य पर बारी बारी से कार्य करते हैं। पहले विघ्नेश करता है, फिर अतुल, फिर विघ्नेश, फिर अतुल, इसी तरीके से कार्य हो रहा है ना। एक एक ऑल्टरनेट वर्क वाला ये क्वेश्चन है। तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा, तो देखिए 2 दिन का काम, 2 दिन में कितना काम खत्म हो रहा है, 6 5 11 काम। हमें काम खत्म कितना करना है, 60 काम खत्म करना है। तो हम 11, देखिए 6 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 66 हो जाएगा। हमें 60 ही काम खत्म करना है तो हमें इसे 5 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 11 5 55। अब देखिए यहाँ पे 10 दिनों में
10 दिनों में कितना काम खत्म हो रहा है? 55 काम खत्म हो रहा है। पहले ये, फिर ये, पहले फिर उसके बाद ये, फिर ये। तो इसी तरीके से 10 दिन में 55 काम खत्म हो जाता है। अब कौन आएगा? अब कौन आएगा अगले दिन? अगले दिन जो आएगा वो आएगा विघ्नेश, क्योंकि यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ खत्म हो रहा है। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, दसवां, इस तरीके से है ऑल्टरनेट डेज में। तो 10 दिन तक यहाँ पर काम खत्म हुआ। अब 11वें दिन जो है वो कौन आएगा? विघ्नेश आएगा। अब विघ्नेश का जो है काम खत्म करने का एफिशिएंसी कितना है? 5 का है। तो 55 और 5 60, 60 ही काम खत्म करवाना है। और 10 एक 11, यानी कि 11 दिन में जो है ये 60 काम खत्म हो जाएगा। तो कार्य कितने दिन में पूरा हो जाएगा? 11 दिन में। अगला प्रश्न देखते हैं। 13 पेन और 3 नोटबुक का मूल्य जो है 234 है। यदि एक पेन का मूल्य 6 कम हो जाता है और एक नोटबुक का मूल्य 9 बढ़ जाता है, यानी 9 रुपया बढ़ जाता है, तो 16 पेन और 2 नोटबुक का मूल्य 144 रुपया है। तो 6 पेन और 17 नोटबुक का वास्तविक मूल्य क्या है? देखिए, ऐसे प्रश्न को बिना एक्स वाई से सॉल्व करना थोड़ा सा कठिन होगा, बट आप अगर बेसिक से इसको सॉल्व करेंगे तो आप इजीली सॉल्व कर ले जाएंगे। देखिए, 13 पेन, पेन को मान लेते हैं एक्स, 13 पेन और 3 नोटबुक को मान लेते हैं वाई। तो 3y, इसका जो वैल्यू दे रखा है 234। यदि एक पेन का मूल्य 6 कम हो, है ना, यदि, यहां पे देखिए, यदि एक पेन का मूल्य, है ना, यहां पे दिया हुआ है, यदि एक पेन का मूल्य 6 कम हो और एक नोटबुक का जो है, एक नोटबुक का मूल्य जो है 9 बढ़ जाता है, तो 16 पेन और 2 नोटबुक का मूल्य इतना हो जाता है। तो ये हो जाएगा 16 पेन और 2 नोटबुक का जो मूल्य है कितना हो जाएगा? 144। ये अगला कंडीशन, ये तो पहला कंडीशन हो गया। और ये दूसरे कंडीशन में क्या बोला गया? यदि एक पेन का मूल्य 6 कम हो जाए और एक नोटबुक का मूल्य जो है 9 बढ़ जाए, ये 9 है, तो 16 पेन और 2 नोटबुक का मूल्य जो है कितना हो जाएगा? 144। इसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है ना, एक्स वाई के फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ से आप देखेंगे तो यहाँ से कुछ कॉमन हो रहा है क्या? तो 2 कॉमन हो रहा है ना। यहाँ से आप थोड़ा सा माइंड में कैलकुलेट कीजिए, 2 कॉमन हो रहा है, इसमें भी 2, इसमें भी 2 और इसमें भी 2, है ना। तो यहाँ पे 8 हो जाएगा और इसको करिएगा तो 2 8 16, ये हो जाएगा 8x माइनस 8 छक 48 प्लस 2 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा y प्लस 9। 2 इधर से कॉमन लिए इधर लेके आएंगे तो ये डिवाइड में 2 7 14, 2 दूनी 4। अब यहाँ से ये हो जाएगा 8x प्लस वाई बराबर 72 प्लस 48 माइनस वट 9। ये हो जाएगा 8 2 10 और 7 4 11 1 12 माइनस 9, यानी कि ये हो जाएगा 111। ठीक है, तो यहाँ पहला इक्वेशन ये था और दूसरा इक्वेशन जो बन के आएगा हम यहीं पे लिख देते हैं तो समझने में और आसान हो जाएगा। ये हो जाएगा 8x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 111। ठीक है, ये हो जाएगा दूसरा इक्वेशन। अब दोनों को बराबर कर लीजिए, तो यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं ना, तो ज़्यादा इजी रहेगा। ये हो जाएगा 13x प्लस 3y बराबर 234, है ना। और ये हो जाएगा 8 त्रिक 24x और ये हो जाएगा 3y प्लस 3y बराबर 3 3 3। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, ये प्लस माइनस ख़त्म। ये हो जाएगा माइनस का 13 7 7 4 11x बराबर, ये माइनस का हो जाएगा 13 में से 4 गया 9 4 13, 12 में से 3 गया 9 3 12 और 2 से 2 ख़त्म, यानी कि x बराबर माइनस माइनस ख़त्म, x का वैल्यू आ गया 9। x का वैल्यू कितना आ गया? 9। x का वैल्यू 9 आ गया तो यहाँ से y का वैल्यू निकाल लीजिए, इसमें किसी इक्वेशन में डालिएगा तो y का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से आप
y का वैल्यू निकाल लीजिए। तो 8x है ना, इसमें रख रहे हैं, 8 नामे 72 प्लस y बराबर 111, y बराबर हो जाएगा 111 में से 72 घटाइएगा तो 11 में से 9 2 11, 10 में से 7 3 10। ये y का वैल्यू आ गया 39, x का वैल्यू आ गया 9। अब यहाँ से क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। क्या कैलकुलेट करेंगे, तो 6 पेन और 17 नोटबुक का वास्तविक मूल्य क्या होगा। तो देखिए 6 पेन, पेन को हमने क्या माना था, x है ना, तो ये हो जाएगा 6 इंटू वट 9 प्लस 39, नोटबुक को y माना हमने 39 इंटू कितना नोटबुक है 17, तो यहाँ से कैलकुलेट कीजिएगा तो 9 छाएक, ये हो जाएगा 54 प्लस 11 नमा 99 यानी कि 9। तो देखिए यूनिट डिजिट पे 9 आ रहा है, ये 4 है तो 9 4 13। एक सेकेंड, 63, जस्ट वेट वेट वेट। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट का हेल्प लेकर के हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिए नछा 54, 9 सते 63 है ना, तो लास्ट में 3 आएगा। तो लास्ट में देखिए यूनिट डिजिट पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 4 है तो 4 3 7। तो देखेंगे एक ही ऑप्शन में 7 दिख रहा है, 717। पूरा इसको गुना भाग करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। अदरवाइज 17 को 39 से गुना कीजिए, लिखिए और लिख करके फिर उसको जोड़िए, तो उतना करने की जगह, हाँ 2 जगह अगर 7 होता तो आपको फिर पूरा गुना करके फिर जोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा कैलकुलेटिव क्वेश्चन कह सकते हैं। ऐसे प्रश्नों को थोड़ा सा होल्ड पे डालिए, अगर आपके पास टाइम बचता है तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व कीजिए, अदरवाइज आप स्किप भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। एक आदमी धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की और धारा के अनुकूल 55 किलोमीटर की दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि वह धारा के अनुकूल 38.5 किलोमीटर और धारा के विपरीत 37.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेता है। स्थिर जल में आदमी की गति और धारा की गति का अनुपात क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर में है समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। टाइम कितना ले रहा है, उतना ही समय ले रहा है। दोनों का कंडीशन क्या है, लगभग लगभग सेम ही है। तो समय बराबर दूरी बटे चाल, चाल क्या है, धारा के ये 30 किलोमीटर जो है ये क्या है, धारा के प्रतिकूल। तो धारा के प्रतिकूल क्या होता है, b माइनस डब्लू, और धारा के अनुकूल यानी कि 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल यानी कि b प्लस डब्लू, उतना ही समय ले रहा है जितना धारा के अनुकूल। अनुकूल कितना है 38.5, अनुकूल यानी कि प्लस हो जाएगा, और धारा के विपरीत कितना है 37.5, b माइनस डब्लू। बस इसी को कैलकुलेट करना है और यहाँ से क्या निकालना है, b और w का वैल्यू निकाल देना है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, तो देखिए जो b माइनस डब्लू है, b माइनस डब्लू है, इसको एक साथ कंपेयर कीजिए, इसको एक साथ कंपेयर कर लीजिए। देखिए इसको उठा के इधर ले आइए, इसको उठा के उधर ले जाइए। तो देखिए यहाँ पर मैं 30 बट्टे है ना, b माइनस डब्लू है, और एक काम करते हैं ना, बड़ी वैल्यू के तरफ में इस छोटी वाली को बड़ी वाले की तरफ ले जाते हैं, है ना, तो ज़्यादा आसान होगा। तो देखिए इन दोनों को आप कैलकुलेट करेंगे, भिन्न का घटाव करेंगे। तो यहाँ माइनस मान के चलिए, या फिर उठा करके इधर ले जाइए, तो लिखने की ज़रूरत नहीं है उतना। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा b प्लस डब्लू। 55 में से 38 गया तो कितना हो जाएगा, पॉइंट यहाँ लगा दीजिए, 10 में से 5 गया 5, ये हो जाएगा 4, 14 में से 8 6 14, और ये 4 में से 3 गया यानी कि 16.5, और ये बराबर है ना। हम क्या किए, इस वाले टर्म को इधर ले आए। अब इस वाले टर्म को उधर ले जाइए, तो 37.5 में से 30 घटेगा, कितना बचेगा 7.5 बट्टे, और इन दोनों का तो एलसीएम क्या हो जाएगा b माइनस डब्लू। डेसिमल से डेसिमल ख़त्म। ये देखिए 165 है, ये 75 है, ये 25 का मल्टीपल तो नहीं है, 5 का जरूर मल्टीपल है। तो ये हो जाएगा 5 दिए 15, और ये 5 दिए 15, ये हो जाएगा 15 पचे 75। ये 3 का मल्टीपल, 3 एकम 3, 3 एकम 3, और ये तो हो जाएगा 3 पचे 15। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 11 b माइनस 11 डब्लू बराबर, ये हो जाएगा 5b प्लस 5 डब्लू। अब b वाले टर्म को एक तरफ, w वाले टर्म को एक तरफ लिख दीजिए। ये हो जाएगा 11 6 5 11, 6b बराबर 11 और 5, ये हो जाएगा 16 डब्लू।
तो B/W क्या बोला जा रहा है, आदमी की गति और धारा की गति का अनुपात। तो धारा ऊपर लिख लेते हैं, है ना, तो ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये हो जाएगा 6/16 बराबर स्थिर जल में आदमी की गति, है ना, तो आदमी की गति ये हो जाएगा B/W इज इक्वल टू 16/6। तो 2 8 16 और 2 3 6, 8:3 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये भी कैलकुलेटिव है, लेकिन अगर आप इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व किए रहेंगे तो बड़ी आसानी से थोड़े से कॉन्सेप्ट को स्किप कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बताया आपको, इस तरीके से इसको थोड़ा सा माइंड में ही कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, ये वाला चीज़। ठीक है, इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पर मैं ये जो है इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और यहाँ से आपको थोड़ा सा इजी वे में इसको कैलकुलेट कर लेना है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। यहाँ पे पाइप एंड सिस्टम का अगेन एक क्वेश्चन। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भरता है, यानी कि प्लस एक अन्य पाइप भरे हुए टैंक को 27 घंटे में खाली कर देता है। यहाँ से टोटल वर्क निकालेंगे। टोटल वर्क निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, इसका एलसीएम निकालना होगा। एलसीएम निकल के आ जाएगा 24, 3 3 9 27, 24 ये हो जाएगा 72 और गुने 3। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो बेसिकली क्या आ जाएगा, टोटल वर्क आएगा। हम पूरा गुना करके नहीं लिखते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा इजी बनाने के लिए, है ना, हम ऐसे ही छोड़ देते हैं। 24 3 72, 3 3 9, तो ये हो जाएगा इसका एफिशिएंसी 9। और ये हो जाएगा 27, 3 9 9 8 72, यानी कि ये हो जाएगा 8। ठीक है, ये भरने का स्पीड और ये हो जाएगा एफिशिएंसी और ये खाली करने का एफिशिएंसी, टोटल हो गया 1। अब बोला जा रहा है यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक का 2/3 भाग, अगेन 72 इंटू 2/3 भाग, क्योंकि ये पूरा 72 इंटू 3 है ना, तो ये भी लिखेंगे। 3 से 3 खत्म, तो ये हो जाएगा 72 गुने 2/1। इन दोनों को गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, यानी कि 144 घंटे में क्या होगा, ये पूरा जो भी टोटल वर्क है 72 गुने 3, इसका 2/3 भाग भर जाएगा। क्लियर, अगला प्रश्न देखते हैं। सॉल्यूशन में जैसा कि मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपको किसी भी प्रश्न में डाउट लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर टाइप कर सकते हैं, जो इस फलाने क्वेश्चन में हमें प्रॉब्लम हुआ है, तो उसका एक छोटा सा वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। शॉर्ट्स वीडियो जो आता है ना, उसी की फॉर्मेट में उसको अपलोड कर देंगे। किसी भी प्रश्न में आपको लगता है जो नहीं, इसको किसी और मेथड से समझाइए, थोड़ा सा और बेसिक से समझाइए, तो हम उसको वीडियो अपलोड कर देंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक व्यापारी 65 रुपये में 65 प्लेट खरीदता है। तो 65 में 65 खरीदता है, तो यानी कि क्या, पर प्लेट कितना रुपया हो गया, पर प्लेट कॉस्ट जो हो गया कितना हो गया, 1 रुपीज़। 65/65, 1 रुपया। इसमें से 21 प्लेटें परिवहन के दौरान टूट गई। 21 क्या हो गया, 65 में से 21 खत्म, तो बचा कितना, 5 में से गया 4, 6 में से 2 गया 4, यानी कि अब 44 पे ही कैलकुलेशन होगा। 21 प्लेटें परिवहन के दौरान टूट गई, शेष प्लेटें इतना दशमलव इतना प्रत्येक के हिसाब से बेची गई। अब देखिए 4.90 के हिसाब से पर प्लेट बेचा गया। लिया कितना जा रहा है, 1 रुपये प्लेट के हिसाब से, और यहाँ पर मैं बेचा जो गया, जो बचा हुआ है उसको 4 रुपया 90 पैसा के हिसाब से बेचा गया। तो जो बचा हुआ है उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 9 चौके 36, है ना, 9 चौके 36, 3 4 चौके 16, 3 19, यानी कि 196, 6 5 9 6 15, 5 1 9 1 10 1 11 1 1 2। कितने अंक से पहले यहाँ पे डेसिमल है, 2 अंक से, तो यहाँ पे 2, टोटल हो गया 215.60। तो उसका लाभ निर्धारित करें। तो ये तो इसका आ गया टोटल ना, इतना में सेल किया। अब यहाँ पे 65 जो प्लेट है उसको माइनस भी तो कीजिएगा, क्योंकि जितना में खरीद रहा है 65 रुपया में 65 प्लेट खरीद रहा है, तो 65 तो उसका कॉस्ट हो गया, तो इस कॉस्ट वाले को माइनस कर दीजिए। 0 6
6 जीरो देख लीजिए किस में आ रहा है, ये तो होगा नहीं, या तो ये होगा या तो ये होगा। तो 5 में से 5 गया जीरो, देखिए जीरो किस में आ रहा है, 150, यही होगा, क्योंकि 158 है तो ये तो होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है 5 में से 5 गया जीरो। और पूरा कैलकुलेट करना है तो पूरा भी कर सकते हैं। 10 में से 6 गया, ये सॉरी जीरो, 11 में से 6 गया तो ये हो जाएगा 6 5 11, ये हो जाएगा 150.60। अगला प्रश्न देखते हैं। एक बस 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से यात्रा करते हुए 20 घंटे में एक यात्रा पूरी करती है। समान दूरी 10 घंटे में तय करने के लिए उसे किस गति से यात्रा करनी होगी? तो पहले दूरी निकालेंगे। दूरी बराबर क्या होता है, 4 गुने समय, ये हो जाएगा 90 गुने 20, ये दूरी निकल के आ गया। अब बोला जा रहा है 10 घंटे में स्पीड, स्पीड बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल, स्पीड बराबर दूरी बटे समय ना, दूरी बटे समय। दूरी कितना निकल के आया है, 90 गुने 20, समय कितना ले रहा है 10 घंटा, 10 से डिवाइड कर दीजिए, 10 दूना 20, 9 दूना 18, 180 किलोमीटर प्रति घंटा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ये तो बहुत ही आसान सा प्रश्न था। एक आदमी को 1766 प्रति माह वेतन मिलता है, पर मंथ उसका ये वेतन है। वह प्रत्येक महीने अपने वेतन का इतना बचाता है, उसका प्रति माह व्यय कितना है? अब देखिए यहाँ पे 1766 प्रति माह वेतन मिलता है, वह प्रत्येक महीने अपने वेतन का इतना बचाता है, तो उसका व्यय कितना है, बचाता है इतना है तो खर्च कितना करता है 50%, तो इसका हो जाएगा 1.2। निकाल दीजिए, 2 8 16, 2 8 16, 2 3 6, 883। आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न देखते हैं। पी और क्यू मिलकर एक टंकी को व्हाट 30 घंटे में भर देते हैं, तो ये हो जाएगा 30 घंटा, है ना। पी अकेला उसी को 80 घंटे में भर देता है ना। तो यहाँ से टोटल वर्क निकाल लेंगे, तो 8 3 24, 240 इसका क्या हो जाएगा टोटल वर्क, 3 8 24 और 8 3 24, यानी कि इसका जो एफिशिएंसी निकल के आ गया 8 और इसका निकल के आ गया 3। अब देखिए पी का है 3 तो क्यू का कितना होगा 5, क्योंकि इन दोनों का मिला करके 8 है ना। तो पी का हमने निकाल लिया 3 एफिशिएंसी है, तो क्यू का एफिशिएंसी कितना निकल के आ जाएगा, 8 में से 3 गया 5। अब बोला जा रहा है क्यू अकेला उस टंकी के आधे भाग, टंकी का आधा भाग कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यानी कि 120 को कितने दिन में भरेगा। तो क्यू का बोला जा रहा है, तो क्यू के एफिशिएंसी से डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौका 20, 24 घंटे में क्यू जो है अकेला टंकी के आधे भाग को कंप्लीट करेगा, पूरे भाग को नहीं, सिर्फ आधे भाग के बारे में पूछा जा रहा है। 2 बसें एक स्टेशन से एक ही समय पर निकलती है, ठीक है। 2 बसें एक स्टेशन से एक ही समय पर निकलती हैं। मान लीजिए यहाँ पर ये है 2 बस हैं, ये ए है ये बी है, एक ही समय पर निकल रहा है। प्रत्येक 20 मिनट में स्टेशन पर लौटती हैं और दूसरी प्रत्येक 30 मिनट में लौटती है, तो कितने मिनट बाद दोनों बसें एक साथ स्टेशन पर लौटेगी? तो सीधा सा एलसीएम का क्वेश्चन है, इसमें और क्या ही करना है। तो 20 दूना यानी 30 और 20 30 20 का एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 दूना 6 यानी कि 60 मिनट। तो साधारण सा प्रश्न है, इसको ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। एक आदमी 54,000 की राशि 10% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए निवेश करता है। ज्ञात करना है कि 3 वर्षों के बाद उसे कितनी राशि प्राप्त होगी। तो PRT/100 और प्लस में फिर वही आपको अमाउंट निकालने के लिए प्रिंसिपल को ऐड कर देना है। तो ये हो जाएगा 54,000 इंटू 10/100 इंटू 3, 00 00 ख़त्म, तो ये हो जाएगा आपका 4 तिये 12, 5 तिये 15, 1 16, 1 और 2 0, और यहाँ पे आपको 54,000 जो है अमाउंट प्रिंसिपल वो ऐड कर देना है। तो यहाँ पे अमाउंट निकल के आ जाएगा 0 6 4 10 5 1 6 1 70,200, 70,200 जिसका क्या हो जाएगा अमाउंट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि जब अमाउंट निकालते हैं तो इंटरेस्ट और पी दोनों को ऐड करते हैं, तो पता होगा ना आपको। और ये हो जाएगा PRT/100, ये फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। एक निश्चित धनराशि पर 14% प्रति वर्ष की दर से 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज और वार्षिक रूप से संशोधित चक्रवृद्धि ब्याज के बीच का जो अंतर है वो कितना है 741। जब ये 2 वर्ष का हो ना तो क्या होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू PR का स्क्वायर इंटू 100 का स्क्वायर, है ना।
तो डिफरेंस दिया हुआ है 741। पी पी क्या है, निकालना है, और आर दिया हुआ है यहाँ पे 14%। तो 14/100 कैलकुलेट कर लीजिए, यहीं से आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 14 है 196, 196, और जीरो का तो बाद में कैलकुलेशन कर लेंगे। 741, इसको 196 से क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ से देखेंगे 19 तिये 57, 19 चौक 76, यानी कि 3 से ही जाएगा, 4 से तो वैसे भी नहीं जाएगा क्योंकि यहाँ पे क्या है, 3 3 3 है। तो ऑप्शन को भी थोड़ा सा ध्यान से देखते रहेंगे, जहाँ पे हमें लगेगा जो आंसर आ गया, देखिए 378 378 पूरा आगे तक कैलकुलेट करना होगा। लास्ट का जो सेकंड वाला डिजिट है वहाँ पे हमें आंसर प्राप्त होगा, क्योंकि 1 है, 0 है, 1 है, 2 है। अगर 1 आ जाएगा तो फिर एक और स्टेप आगे बढ़ना होगा। ठीक है, तो ये थोड़ा सा बस डिवाइड ही करना है, देख लेते हैं। तो 3 7 और 8 ये तो होगा ही होगा, क्योंकि सब में है तो ये होगा ही। इसको लिख लेते हैं, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। 36 18, 1 19 तिया 57, 1 58, 11 में से 8 3 11, 13 में से 8 5 13, 6 में से 5 गया 1, ऊपर से 0 आ जाएगा। 7 7 6 42, 2 4, 19 सते 152, 152 और 4 100 4 19 सते 133, 133 4 137 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8, और 12 में से 7 5 12, 4 में से 3 गया 1, ऊपर से आया 0। फिर क्योंकि यहाँ पे डबल डबल जीरो है ना, तो यहाँ पे 4 जीरो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वही उतर रहा है जीरो बार बार, है ना। तो ये मत समझिएगा क्योंकि यहाँ डेसिमल क्यों नहीं आपने लगाया है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पे हो गया क्या मैं बता रहा था, 8 छक 48, है ना, 8 छक 48, 4 और 7 छक 42 है ना, तो ये हो जाएगा 0। अब यहाँ पे 8 छक 48, 4 19 सट्ठे 152, 4 156, 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, यहाँ पे आ गया 1 0, और 1568, है ना। तो 1 0 आ गया। 10 में से 8 गया 2, और 7 में से 6 गया 1, तो यही आ रहा है ना। 8 छक 48, 4 19 साठे 152, 152 4 56, 0 1 2। अच्छा, निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित, अच्छा निकटतम पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे डेसिमल आ गया, है ना। क्योंकि वही तो मैं सोच रहा था पूरा पूरा क्यों आ रहा है, यहाँ पे निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित करने के लिए बोला जा रहा है, तो फिर 0 आएगा, है ना। तो ये हो जाएगा 19, और 19 114, है ना, 19 छके 100, तो छछा एक ही हो जाएगा 36 3, 19 छः 114, 3 117, तो ऑलमोस्ट क्या आ जाएगा, 378 06, 378 06।
क्लियर। तो निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित क्या आ रहा है, बस यही आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे जीरो आ रहा है ना, क्योंकि जीरो लेंगे डेसिमल में। वैसे भी 378 के बाद देख रहे हैं जीरो में एक ही में ऑप्शन आ रहा है, तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है। एक्चुअली में क्या है ना, इस क्वेश्चन में एग्जैक्ट वैल्यू निकाला हुआ है, बट यहाँ पे बोला जा रहा है निकटतम पूर्णांक में पूर्णांकित। ठीक है, यहाँ से इस प्रश्न का ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 2 2 4 है, 2 2 4। अगला प्रश्न देखते हैं। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुने से 27 वर्ष अधिक थी। अब से कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का दुगुना होगा। तो देखिए, ऐसे प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या ड्रॉ करेंगे, 3 टाइमलाइन जो है ड्रॉ करेंगे। ठीक है, जैसे जैसे बोला जा रहा है वैसे वैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। 8 वर्ष पहले पिता की आयु उसके पुत्र की आयु के दुगुने से 27 वर्ष। ये मान लीजिए पुत्र पिता है और ये है पुत्र, है ना। तो पुत्र की आयु मान लेते हैं x, पिता की आयु क्या है, पुत्र की आयु के दुगुने से 27 वर्ष अधिक है। ये 8 वर्ष पहले की बात, ये है वर्तमान का डेटा, है ना, जो हमें नहीं पता, लेकिन 8 वर्ष पहले का डेटा हमने निकाल लिया। अब से कितने वर्ष बाद, अब से कितने वर्ष बाद हमें नहीं पता, वह अपने पुत्र की आयु का दुगुना होगा, है ना। अब से तो मान लीजिए अब कितना होगा, तो 2x, ये 27 हो गया, और प्लस, है ना, 27 में और 8 ऐड कीजिएगा, ये तो 8 वर्ष पहले का है ना, तो वर्तमान में कितना हो जाएगा, 8 ऐड कर दीजिए, तो 27 3 30, और ये हो जाएगा 35। इसमें 8 ऐड कीजिएगा तो x+8 हो जाएगा। तो अब से बोला जा रहा है कितने वर्ष बाद वह अपने पुत्र की आयु का दोगुना होगा। तो हमें नहीं पता कितने वर्ष बाद, तो हम यहाँ पे y मान लेते हैं। ठीक है ना, कितने वर्ष बाद वह जो है अपनी 2x 35 प्लस, हमें नहीं पता कितने वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का x+8 प्लस y, अपने पुत्र की आयु का दोगुना होगा। हमें नहीं पता वह जो है कितने वर्ष बाद अपने पुत्र की आयु का दुगुना होगा, तो हमने y मान लिया। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 2x प्लस 35 प्लस y बराबर 2x प्लस 8 दूनी 16 प्लस 2y। तो देखिए 2x और 2x ये तो दोनों तरफ बराबर में है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ से y 35 में से 16 गया, तो ये हो जाएगा 15 में से 9 6 15, और 2 में से 1 गया 1 बराबर 2y माइनस वाई इज इक्वल टू वाई। यानी 19 वर्ष के बाद जो है वह जो है पिता अपने पुत्र की आयु का दुगुना होगा। तो 19 साल इस क्वेश्चन का आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। एक खिलौने पर 295 अंकित है और उस पर 20% की प्रारंभिक छूट दी जाती है। अंतिम विक्रय मूल्य इतना होने के लिए आगे कितने प्रतिशत की छूट देनी चाहिए, है ना। तो आइए देखते हैं, 295 इसका अंकित मूल्य है। ये देखो 20% का छूट मिल रहा है, 20 × 100 यानी कि 5 में से 1 गया, 4/5। और दूसरा हमें नहीं पता, तो 100 माइनस क्या लिखेंगे, x/100 इज इक्वल टू लास्ट कितना में दिया जा रहा है उसको, 118 में। तो यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिए, 5 5 है 25, 4 5 9 45, 9 दूनी 18, सिंपल सा दिख रहा है। 6 दूना 12 यानी कि 2 का मल्टीपल, तो 9 दूना 18 पूरा पूरा कट गया। अब यहाँ पे निकालिएगा तो 2 दूनी 4 ये कट जाएगा, ये 2 बचे 10 ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 माइनस x बराबर 50। इसमें से 100 में से 50 घटाइएगा तो ये 50 बराबर x। तो आगे कितने % की छूट दी जाएगी, 50% का आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं। अंजलि की वर्तमान आयु का 8 गुना कमल की वर्तमान आयु के 2 गुने से 14 कम है। देखिए अंजलि की वर्तमान आयु का 8 गुना, मान लेते हैं x उसका 8 गुना, कमल की y कमल की आयु के 2 गुने से 14 वर्ष अधिक है। तो एक इक्वेशन ये आ गया, 8x माइनस 2y बराबर
14, है ना। दूसरा क्या है, और कमल की वर्तमान आयु का 8 गुना, तो कमल का y हमने माना है, तो कमल की वर्तमान आयु का 8 गुना, है ना। अंजलि की वर्तमान, अंजलि का हमने x माना था, तो अंजलि की वर्तमान आयु का, है ना, 8 गुना से कितना कम है, 8 वर्ष कम है। जैसे जैसे बोला गया कमल की वर्तमान आयु का 8 गुना अंजलि की वर्तमान आयु के 8 गुने से 8 वर्ष कम है, तो इसको हम एक जगह कैलकुलेट कर लेते हैं। तो 8x माइनस 8y बराबर 8। क्लियर ना। तो पहला इक्वेशन ये मिला, दूसरा इक्वेशन ये मिला। अब यहाँ से क्या करेंगे, x और y का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो अंजलि और कमल की वर्तमान आयु का योग क्या होगा, तो देखिए यहाँ तो सीधा सीधा दिख रहा है, माइनस ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस, तो ये इस दोनों का कंपेयर कर रहे हैं, तो प्लस और माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, ये माइनस और प्लस 8 में से 2 गया, तो ये हो जाएगा 6y बराबर 14 में से 8 गया, तो ये हो जाएगा 6, तो y निकल के आ गया 1। क्लियर, y क्या निकल के आ गया 1। x का वैल्यू निकालना है तो किसी में भी एक, किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, तो y का वैल्यू 1, तो यहाँ से हो जाएगा 8x माइनस 2 बराबर 14, x बराबर 14 2 16 बटे 8, यानी कि x का वैल्यू आ गया 2। 2 और 1 3, दोनों का क्या है, ऐड पूछा जा रहा है, सम पूछा जा रहा है। अगला प्रश्न देखते हैं, डेविड की बिक्री राशि में पहले वर्ष में 5% और दूसरे वर्ष में 25% की वृद्धि हो जाती है होती है, और इसके साथ ही उसकी वर्तमान इतना है, तो 2 वर्ष पहले उसकी, यानी कि कुछ भी रहा होगा, x 5% बढ़ा तो 105 बटे 100, 25% की 25 चौका 100, 4 में 1 जुड़ेगा तो 5 बटे 4 बराबर कितना है 168,000। अब इसे कैलकुलेट कर लीजिए, 5 दूनी 10 20, यहाँ से 5 चौके 20, 5 दूनी 10, 5 एकम 5। अब 21, क्या ये 168 21 का मल्टीपल है, बिल्कुल 21 8 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 का मल्टीपल है, तो ये पूरा पूरा कट गया 8 से। अब ये 4 चौके 16, 16 अट्ठे 28 से 128, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। लास्ट में इतना है 3 जीरो। तो 16 का अगर टेबल आपको पता है तो आप इजी इस क्वेश्चन को कर लेंगे। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक वस्तु का क्रय मूल्य इतना है, इसका अंकित मूल्य इतना है, यदि विक्रेता अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है तो उसका लाभ परसेंट। देखिए 660 है, 20% का छूट मिल रहा है, 20 पंचे 100, 5 में से 1 गया, 4 बटे 5, ये हो जाएगा 5 एकम 5, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 5 दूना 10, यानी कि 132 में बेचा जा रहा है। सॉरी 132 गुने 4 भी तो करना है, 4 दूनी 8, 13 चौका 52। विक्रय मूल्य हो गया 528, क्रय मूल्य है 440, तो लाभ प्रतिशत 440 से 528 कितना अधिक है, तो 8 में से 0 गया 8, 12 में से 4 गया तो 8 4 12, 4 में से 4 गया 0, सीपी नीचे लिखना होगा 4 4 0 गुने 100, ये हो जाएगा 11 अट्ठे 88, 11 चौके 44, 0 से 0 खत्म, 4 दूनी 8, यानी कि 20% का प्रॉफिट होगा। क्लियर। अगला प्रश्न देखते हैं, एक बल्लेबाज द्वारा 23 मैचों में बनाए गए रनों का औसत इतना है, तो टोटल कितना होगा, 41 23, दोनों को कैलकुलेट कीजिएगा, ये हो जाएगा 23 एकम 23 3, और ये हो जाएगा 2, 23 चौके, ये हो जाएगा 4 तिये 12, 23 चौका 92, तो ये हो जाएगा 294, है ना। तो 943 हो गया इसका, तो 943 हो गया। अब बोला यार अगले 10 मैचों में बल्लेबाज ने औसतन 16 रन बनाए, तो 10 और 16 के हिसाब से बना रहा है, तो कितना बनाया होगा, टोटल 160, तो टोटल कितना आ गया ये 3 6 4 10, 9 1 10 1 11, 1103 आ गया। तो कहता है सभी 33 मैचों में उसके द्वारा बनाए गए रनों का औसत कितना हो जाएगा, तो 33 से डिवाइड कर दीजिए, तो 1 3 1 4, क्या 11 का मल्टीपल 33 से डिवाइड ही करना पड़ेगा, आई थिंक 1103, इसको 33 से डिवाइड कीजिएगा तो 33 तिया, है ना, 3 3 3 सब में 3 3 है, तो 33 तिये, ये हो जाएगा 99, 10 में से 1 गया, 10 में से 9 गया 1, और 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा 3,
ये भी आ जाएगा 3, तो 3 3 3 एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। और 2 दशमलव स्थानों तक पूर्णांकित लगभग का है या पूरा का है। वैसे भी यहाँ पे 3 के बाद अगर 4 या 5 या 2 होता तो आगे देखते, बट यहाँ पे एक ही डिजिट ही है। पहले वाले को तो चलो ठीक है, हम कैलकुलेट कर लेंगे। अगले वाले को कैलकुलेट करने के लिए क्या है, हमें जैसे ही डिजिट मिलेगा 3, 4 तो नहीं हो रहा है ना, या फिर 2 डिजिट भी नहीं है, ऐसा नहीं है जो 33 33 किसी और में भी है, तो बस एक ही ऑप्शन है, टिक करेंगे, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गांव की जनसंख्या 5% के हिसाब से बढ़ रहा है, तो ये जनसंख्या है। 2003 में इतना हो जाती है, तो 2001 में गांव की जनसंख्या क्या होगी, तो 105/100 गुने 105/100, और बढ़ करके कितना हो रहा है, 44,100 है ना। यहाँ से इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो 21 पंचे 100, 21 पंचे ये हो जाएगा, और 21 21 है 21 21 से ये पूरा पूरा कट जा रहा है, 21 पंचे है ना। ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, x बराबर 2 दूनी 4 पे 1 2 3 4 0, 1 2 3 4 0, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। 5 का जरूरी नहीं हर जगह 5 का या 10 का या 15 या 20 का टेबल, जो 21 है, कुछ जैसे 24 25 का हो गया, तो ये सब टेबल थोड़ा सा आपको आना चाहिए। नहीं भी आता है तो आप थोड़ा सा कैलकुलेट कर सकते। देखिए 21 5 का मल्टीपल, फिर इसको काटिएगा तो 21 से 441 होता है। ये तो होना पता होना चाहिए ना, 21 गुने 21, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, ठीक है। तो ये तो पता होना चाहिए, तो यहाँ से ये इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रश्नों को प्रैक्टिस कीजिए। आने वाले समय में आप देख पा रहे हैं एग्जामिनेशन धीरे धीरे नज़दीक आता जा रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को लगाइए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को खास करके ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। हो सकता है एक आध ठे क्वेश्चन थोड़े से अतरंगी टाइप के हो, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन क्या है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं जिसका आप इजीली प्रैक्टिस कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा आपको, कमेंट सेक्शन में ज़रूर आप अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।